हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं डॉक्टर नीलम, मोक्ष क्लिनिक जीरकपुर से। आज मैं आपको बताने जा रही हूं एस्परगिलोसिस। एस्परगिलोसिस एक फंगल इन्फेक्शन से होने वाली प्रॉब्लम है जो इसको कि एस्परगिलस बोला जाता है। नॉर्मली जो ये फंगस होती है, इसके स्पोर्स हैं, जो बीजाणु हैं, वो हवा में प्रेजेंट होते हैं। डेली हम सांस लेते हैं, ये हमारी सांस के साथ अंदर जाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते क्योंकि लंग्स हेल्दी है और बॉडी की इम्यूनिटी बिल्कुल ठीक है। अब ये जो फंगस है, जो हवा के साथ हमारे साथ अंदर जाते हैं, जो इसके स्पोर्स हैं, ये उन्हीं को प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं जिनके लंग्स वीक हैं। मतलब जिनके फेफड़ों में ऑलरेडी प्रॉब्लम है, ऑलरेडी लंग्स वीक हो चुके हैं, तो उनको जो है ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए अस्थमा है, टीबी है, सिस्टिक फाइब्रोसिस है, सीओपीडी है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज है। मतलब लंग्स से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम ऐसे जिसकी वजह से लंग्स जो हैं आपके पहले से ही कमज़ोर हैं, पहले से ही वीक हैं, तो ऐसे केसेस में है जो ये फंगस जो है प्रॉब्लम क्रिएट करता है, अंदर जाकर लंग्स को डिस्ट्रॉय करता है। या फिर सेकेंडली, जैसे जिनकी इम्यूनिटी जो है वीक है, मतलब पेशेंट जो है उसके लंग्स हेल्दी थे, बिल्कुल लंग्स ठीक, मतलब पेशेंट हेल्दी था, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि उसकी इम्यूनिटी वीक हो गई। जैसे कि कोई प्रॉब्लम है, जैसे HIV हो गया, एड्स हो गया, ऐसे पेशेंट्स की इम्यूनिटी वीक हो जाती है। किसी ने कोई ऑपरेशन करवाया है, जैसे कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवाते हैं या फिर ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवाते हैं, या कोई स्ट्रॉन्ग मेडिसिन कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो है वो पेशेंट यूज़ करता है, जिसकी वजह से बॉडी की इम्यूनिटी वीक हो जाती है। या फिर कोई कीमोथेरेपी लेते हैं हम, कीमोथेरेपी की वजह से जो है बॉडी की इम्यूनिटी वीक हुई। मतलब ऐसी कोई भी प्रॉब्लम जिसकी वजह से आपकी बॉडी की इम्यूनिटी वीक हो चुकी है, तो ऐसे पेशेंट्स में जो है एस्परगिलोसिस हो जाता है। लेकिन ऐसे पेशेंट्स में सिर्फ फेफड़ों में ही नहीं, हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ लंग्स में ही होगा। ये पूरी बॉडी में ब्लड के थ्रू कहीं भी हो सकता है, क्योंकि बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो ऑल ओवर बॉडी की ही कम है। अब फर्स्ट मैं आपको बता देती हूँ कि अगर लंग्स में कोई प्रॉब्लम है, इसमें भी दो तरह से है। जैसे कि एक तो अस्थमा हो गया, अस्थमा में एक एलर्जिक रिएक्शन है, तो इसीलिए फंगस में अगर एलर्जी हो जाती है, जैसे मतलब फंगस से एलर्जी हो जाती है ऐसे पेशेंट्स में, तो इसका एक अलग तरह से पैटर्न होता है। सिंपली जिनको जैसे मान लीजिए कि टीबी है, या फिर क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़ है, या फिर ब्रोंकियाइटिस है, इसमें अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी हैं तो आप देखना, अगर टीबी वाले में मैंने उसमें डिटेल में समझा रखा है कि जैसे कोई बैक्टीरिया है वो एंटर करता है हमारे लंग्स में, तो हमारे बॉडी के जो भी सेल्स हैं इम्यूनिटी को शो करते हैं, वो उसके आसपास इकट्ठा हो जाते हैं। लेकिन जैसे बैक्टीरिया स्ट्रांग है, तो बैक्टीरिया जो है हमारे इम्यून सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है। उसके लिए फिर वो और सेल्स, जो बॉडी की इम्यून सेल्स है, वो और इकट्ठे होते हैं, बैक्टीरिया इकट्ठा होता है, फिर और इम्यून सेल्स आते हैं, तो एक गांठ बन जाती है। सेल्स इकट्ठे होकर ग्रैनुलोमा बना देते हैं। अब वो जब गांठ सी हो जाती है, तो उसके जो बीच के सेल्स है वो डेड सेल्स हो जाते हैं, धीरे धीरे करके डेड हो जाते हैं, तो वो पस में कन्वर्ट हो जाते हैं, और लंग्स का जो टिश्यू डैमेज होता है वो पस बन जाती है और नेक्रोसिस हो जाता है। तो ऐसे जब ये चीज़ें होती हैं कि लंग्स में कहीं एब्सेसिस है, कहीं छाले हैं, कहीं जख्म है, छोटे छोटे से इन्फेक्शन की वजह से वहाँ खाली कैविटी रह जाती है, खाली जगह रह जाती है। तो जब हम सांस अंदर लेते हैं तो ये फंगस क्या करता है, वहाँ जहाँ खाली जगह होती है, कैविटी, क्योंकि फंगस के जो स्पोर्स होते हैं, मतलब ये जो फंगस इसके जो बीजाणु हैं, इसका साइज़ इतना छोटा होता है कि ईजिली जो है लंग्स के टीपर के पार्ट तक चला जाता है, क्योंकि इसका साइज़ छोटा होता है। तो वे उन कैविटीज़ में जाकर अपने आप को ग्रो करना शुरू कर देता है। मतलब लक्षण कोई नहीं आएगा, फंगस अंदर चला गया, सिम्टम कोई नहीं आएगा, लेकिन वो वहाँ पर जाकर अपने आप को मल्टीप्लाई करता है, और ग्रोथ, मतलब वो धीरे धीरे करके इंक्रीज होना शुरू हो जाता है फंगस। अब एक बॉल सी बन जाएगी, लेकिन वो पता नहीं चलता। जैसे मान लीजिए कि आपको ऑलरेडी लंग्स में प्रॉब्लम है, हम एक्सरे करवाते हैं कुछ और चेक करने के लिए, लेकिन बाई चांस एक्सरे में एक बॉल सी, या फिर ये मतलब इसके जो सिम्टम्स हैं, जो जैसे जहाँ भी फंगस इकट्ठा हुआ उसने बॉल बनाई इकट्ठा, जो अपने में मल्टीप्लाई किया, वो एरिया जो है एक्सरे में दिखना शुरू हो जाता है। तो इसमें सिम्टम एकदम से नहीं आता, जैसे फंगस ग्रो कर रहा है, उसने एक काफ़ी सारा एरिया जो है कवर कर लिया, तो क्या वो खांसी के साथ बीच में एकदम से ब्लड आता है। मतलब खांसी के साथ बार बार जो है थोड़े थोड़े दिनों के बाद जो है खून आना शुरू हो जाता है। ये एकदम से सीवियर भी हो सकता है, अगर मान लो कि बाई चांस किसी पेशेंट ने कोई टेस्ट नहीं करवाया और फंगस अंदर ही अंदर ग्रोथ कर रहा है, तो एकदम से ब्लीडिंग भी हो सकती है, मतलब सीवियर ब्लीडिंग भी हो सकती है। बाकी इसकी वजह से वेट लॉस या बाकी सिम्टम्स जो है आते हैं। कैविटीज़ के अंदर जहाँ पर भी फंगस ने इकट्ठा हुआ, उसने वो बॉल टाइप जो है बनाया, अपने आप को मल्टीप्लाई ग्रोथ किया, उसको बोल दिया जाता है एस्परगिलोमा।
लेकिन सेकेंड जैसे एलर्जी की वजह से उसको बोला जाता है ABPA, एलर्जिक ब्रोंको पल्मोनरी एस्परगिलोमा। क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा रिएक्शन जो है चेंज होता है, यहाँ पर एलर्जी है, मतलब यहाँ पर जिन पेशेंट्स को अस्थमा है या फिर सिस्टिक फाइब्रोसिस है उनको जो है ABPA होता है, मतलब एलर्जिक ब्रोंको पल्मोनरी एस्परगिलोसिस। अब इसमें क्या है कि आपकी जो बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, जो इम्यूनिटी है, वो हाइपर सेंसिटिव है। मतलब नॉर्मली जैसे जो प्रोडक्ट होता है या जो एलर्जी, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जिसको लेकर एलर्जी है, नॉर्मली वो हार्मफुल नहीं होता, नॉर्मली वो टॉक्सिक नहीं होता बॉडी के लिए, लेकिन आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम ने उसको टॉक्सिक समझ रखा है, उसको हार्मफुल समझ रखा है, जिसकी वजह से वो ऐसा रिएक्शन करता है, ऐसा एक्शन करती है आपकी बॉडी कि वो आपके ही बॉडी के जो टिश्यू है उसको डिस्ट्रॉय और डैमेज करता है, जिसकी वजह से आपको डिस्कम्फर्ट होती है और अनइजीनेस फील होती है। तो ऐसे केसेस में जैसे ये फंगस है, नॉर्मली क्या होता है कि फंगल स्पोर्स हैं, ये एंटर करते हैं तो आपकी बॉडी की जो इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। जैसा कि लंग्स में मैंने बताया है कि फेफड़ों में क्या है कि नॉर्मली जो ब्रोंकाई है वो म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं, बलगम बनाते हैं, जिसकी वजह से कोई भी एलर्जन बैक्टीरिया वायरस डीप पार्ट्स में नहीं जा सकता। फिर सीलियास होते हैं, जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं बाल जैसे, वो मूवमेंट करते हैं, जिसकी वजह से वो ऊपर को पुश करते हैं। और हमारे जो ये म्यूकस होता है, जैसे ब्रोंकस में या ब्रोंकाई में जो म्यूकस है, इसके अंदर भी इम्यून सेल्स होते हैं जो कि टॉक्सिक को इसको डिस्ट्रॉय करते हैं। और सेकेंडली जो जैसे हमारे जो ब्लड में मौजूद इम्यून सेल्स होते हैं वो भी वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। और लेकिन एलर्जी में क्या होता है कि इसमें हमारे ही बॉडी के जो इम्यून सेल्स हैं वो ऐसे केमिकल्स रिलीज करते हैं जिसकी वजह से हमारा जो टिश्यू है उसी वो ही डैमेज होता है, वो अपने ही टिश्यू को डैमेज करना शुरू कर देते हैं। तो इसमें एक तो ये हो गया कि बॉडी की इम्यूनिटी वीक है। पहले तो बॉडी की इम्यूनिटी वीक होने की वजह से नॉर्मली जो ये प्रोसेस रहता है वो भी जो है प्रॉपर नहीं हो पाता। और सेकेंडली इसमें जो एलर्जी है, हाइपर सेंसिटिविटी होने की वजह से कॉन्ट्रेक्शन कॉन्स्ट्रिक्ट होता है, जो ब्रोंकाई होते हैं, जो हमारे एयरवेज के रास्ते हैं वो जो है एकदम सिकुड़ जाते हैं थोड़ी देर के, जिसके लिए बीच की ओपनिंग की जो जगह है वो कम हो जाती है या सीवियर केसेस में मतलब टोटली ब्लॉक हो जाते हैं। इसके लिए आप मेरी जो अस्थमा की वीडियो है उसको आप एक बार डिटेल में देख सकते हैं, तो आपको ये समझ आ जाएगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, आपको आम भाषा में क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। इस केस में जो जेनेटिक फैक्टर्स है और इम्यून फैक्टर दोनों ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं लंग्स के टिश्यूज़ को डैमेज करने के लिए, क्योंकि इम्यूनिटी की वजह से आपके जो इम्यून सेल्स है पहले ही वो हाइपर सेंसिटिव है, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन लंबे समय तक चलती है। सेकेंड जैसे कि सिस्टिक फाइब्रोसिस है, वो एक जेनेटिक डिसीज़ है जिसकी वजह से जो कफ बनता है, जो म्यूकस बनता है वो इतना ज़्यादा थिक होता है कि वो चिपक जाता है, जिसकी वजह से सीलिया की मूवमेंट जो है मतलब जो सीलिया है वो प्रॉपर से मूव नहीं कर पाते, जिसकी वजह से म्यूकस जो है वहाँ से क्लियर आउट नहीं होता और उसकी वजह से जो है और ज़्यादा जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। मतलब इसमें जैसे मान लीजिए कि जैसे एक तो फंगस है, फंगस से आपको एलर्जी है, आप उसको एलर्जी ऑलरेडी पहले से एलर्जिक डिसीज़ है, सिस्टिक फाइब्रोसिस है, पहले से अस्थमा है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि वो जो फंगस है और जिससे भी आपको एलर्जी है वो जैसे ही आपके लंग्स में एंटर करेंगे तो वो जाकर वहाँ पर इन्फ्लामेशन क्रिएट होगी, सूजन क्रिएट कर देंगे, जहाँ भी वो एंटर करेंगे लंग्स टिश्यू के आसपास सूजन क्रिएट कर देंगे, इन्फ्लामेशन क्रिएट कर देंगे। नॉर्मली जो है आपकी बॉडी की इम्यूनिटी जो है इसको जो है डिस्ट्रॉय करके इसको ठीक कर देती है, लेकिन इसमें आपके जो इम्यून सेल्स है वो ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव है, तो वो ऐसे केमिकल्स रिलीज करते हैं जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन, जो फंगस है जिससे एलर्जी है वो भी इन्फ्लामेशन क्रिएट कर रहा है, जो इम्यून सेल्स है वो भी इन्फ्लामेशन क्रिएट करते हैं। इन्फ्लामेशन मतलब स्वेलिंग क्रिएट करते हैं, इम्यून सेल्स भी स्वेलिंग क्रिएट करते हैं, फिर जो आपके इम्यून सेल्स है वो भी स्वेलिंग क्रिएट करते हैं। उसकी स्वेलिंग इन्फ्लामेशन की वजह से क्या होता है कि वहाँ पे फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है, फिर धीरे धीरे टिश्यूज डैमेज हो जाते हैं, फिर पस बन जाती है, फिर टिश्यू डेथ हो जाती है, फिर नेक्रोसिस हो जाती है, पार्ट जो खराब हो जाता है और फिर स्कारिंग होती है, क्योंकि जब कोई चीज़ इन्फ्लामेशन होगी, कहीं भी सूजन होगी तो बॉडी उसको हील भी करती है। तो यही प्रोसेस रिपीट बार बार चलता रहता है स्कारिंग की वजह से, तो परमानेंटली जो है लंग्स के जो है टिश्यू डैमेज हो जाते हैं। तो इसमें जैसे मैंने बताया कि जो फंगस होता है वो कॉमन होता है क्योंकि वो हवा में प्रेजेंट होता है,
अगर हम स्पूटम टेस्ट करते हैं, जिसको मतलब इन्फेक्शन नहीं है, जिसको कोई भी फंगल इन्फेक्शन नहीं है, अगर उसको भी हम स्पूटम टेस्ट करते हैं, मतलब बलगम की जांच करते हैं, तो उसमें फंगस पॉजिटिव होता है। तो अगर हम सोचते हैं कि हमने बलगम की जांच करवा ली और उसमें जो है फंगस पॉजिटिव है तो हमें फंगस इन्फेक्शन है, तो ऐसा नहीं होता। उसके लिए जो है बाकी और जो है डिटेल टेस्ट करने पड़ते हैं। क्योंकि एलर्जी है तो एलर्जी में क्या होगा, ईओसाइनोफिल्स, क्योंकि ईओसाइनोफिल्स एलर्जी को शो करते हैं। जहाँ भी एलर्जिक रिएक्शन रहता है वहाँ पर ईओसाइनोफिल्स जो है बड़े हुए आते हैं। जैसे आईजीई लेवल है तो आईजी लेवल जो है इंक्रीज आता है, क्योंकि आईजी लेवल जो है एलर्जी को शो करता है, क्योंकि बॉडी की इम्यूनिटी जो इम्यून सेल्स है वो हाइपर सेंसिटिव है। बाकी तो कल्चर है, एक्सरे है, सीटी स्कैन है, एमआरआई है, मतलब ये सारे टेस्ट से जो है इससे डिफ्रेंशिएट होता है कि एक्चुअल में फंगल इन्फेक्शन है या सिर्फ अस्थमा है। क्योंकि स्टार्टिंग में तो अस्थमा ही लगता है, लेकिन जैसे पेशेंट्स एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो उनको रिजल्ट नहीं आता। जैसे इसमें खांसी होती है, बलगम होता है, फीवर होता है, चेस्ट में पेन होता है, सांस लेने में दिक्कत आती है, सिम्टम्स के हिसाब से जो लक्षण आते हैं जब हम चेकअप करवाते हैं तो डॉक्टर बोलता है कि अस्थमा है, तो पहले वो एंटीबायोटिक स्टार्ट करता है। ये जो भी अगर आप आयुर्वेदिक या जो भी होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं, तो जब वो सिम्टम्स जैसे खांसी हैं, जो भी सिम्टम्स थे, जो लक्षण थे, वो एज इट इज़ ही रहते, फिर जो है डॉक्टर्स जो है फर्दर टेस्ट करवाते हैं। तो फिर पता चलता है कि हाँ जी इनको जो है फंगल इन्फेक्शन है, एस्परगिलोसिस है। इसी को एबीपी ये बोल दिया जाता है, एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परगिलोसिस। अब थर्ड में आता है जिनको की इम्यूनिटी वीक है। जिनकी इम्यूनिटी वीक है मतलब कि कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से बॉडी की इम्यूनिटी वीक होगी, जैसे कि मैंने बताया कि एचआईवी है या फिर एड्स है या फिर कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराया है जिसकी वजह से आपने ऐसी मेडिसिन लेते हैं जिसकी वजह से बॉडी की इम्यूनिटी वीक हो गई है ना। जैसे कि कीमोथेरेपी करवाई है आपने, ऑर्गन को ट्रांसप्लांट करवाया है, तो मतलब ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से बॉडी की इम्यूनिटी वीक हो जाती है। मतलब अगर किसी भी पर्सन को ऐसी प्रॉब्लम्स है तो ऐसे में क्या होता है कि जो फंगस इन्फेक्शन है ये लंग्स के साथ साथ पूरी बॉडी में ब्लड के थ्रू फैल जाता है। अगर लंग्स में फैलता है फिर तो जैसे लंग्स से रिलेटेड जो लक्षण आते हैं, खांसी है, बलगम है, बुखार है, चेस्ट में पेन है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, इसके साथ साथ अगर वो ब्लड के थ्रू जिस भी ऑर्गन को, टिश्यू को डैमेज करेगा तो उससे रिलेटेड सिम्टम भी आती हैं। क्योंकि इसमें बॉडी की इम्यूनिटी वीक है, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी उस फंगस इन्फेक्शन के खिलाफ फाइट नहीं कर पा रही है और वो इजिली ब्लड से पूरी बॉडी में स्प्रेड हो जाता है। इसीलिए इसको इन्वेजिव बोला जाता है। इन्वेजिव मतलब जो एकदम से फैल जाता है जल्दी से, तो इसको इन्वेजिव एस्परगिलोसिस बोला जाता है। ये आइस पर भी हो सकता है ना। तो आइस के सिम्टम आएंगे, आइस में पेन है, स्वेलिंग है, और अगर नोज़ में होता है तो नोज़ के सिम्टम आएंगे, साइनस है तो कंजेशन होगा, हैवीनेस लगेगा, किडनी में है, लीवर में है, ब्रेन में है, मतलब बॉडी के किसी भी पार्ट में जो है ये इन्फेक्शन क्रिएट कर सकता है, क्योंकि ब्लड के थ्रू इजिली फैल रहा है और पूरी ही बॉडी की जो इम्यूनिटी वीक है। इसमें बॉडी की इम्यूनिटी वीक है इसलिए जो है इसमें लंग्स में जो है एक जगह पर नहीं, मतलब छोटे 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 काफ़ी सारे जख्म बन जाते हैं, एब्सेस बन जाते हैं, जिसमें पस हो जाती है। इसकी वजह से जो है खांसी में बलगम भी आती है, पस भी आती है, ब्लड भी आता है। अब ये डिपेंड करता है, एक्यूट भी हो सकती है ये प्रॉब्लम, क्रॉनिक भी हो सकती है, डिपेंड करता है पर्सन की इम्यूनिटी के ऊपर। किसी की इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक है तो एकदम से फैल जाएगा, एक्यूट प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अगर किसी की इम्यूनिटी थोड़ी कम वीक है तो वो है कि धीरे धीरे करके जो प्रॉब्लम है इंक्रीज होती है, मतलब क्रॉनिक प्रॉब्लम बन जाती है। अब ये ब्लड में भी तो क्लॉट कर सकता है, क्योंकि ये फंगस जो है ब्लड के थ्रू सर्कुलेट हो रहा है, कहीं भी ये ब्लॉकेज कर सकता है, कहीं भी क्लॉट बना सकता है। मतलब इसमें जो प्रॉब्लम्स आती है, जो सिम्टम्स आते हैं वो सीवियर आते हैं, क्योंकि बॉडी के किसी भी पार्ट को ये अटैक कर सकता है। तो एस्परगिलोसिस जो है कॉमनली होता तो फंगल इन्फेक्शन है, लेकिन इसके जो है जैसे जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है उसमें थोड़ा सा अलग तरह से प्रेजेंट करता है। एस्थमा है, एलर्जी है, उसमें थोड़ा सा अलग तरह से प्रेजेंट करते हैं। और अगर सिंपल कैविटी है बॉडी में, कहीं भी कैविटी में फंगस इकट्ठा हो गया जिसको कि एस्परगिलोमा, जैसे कि टीबी है, किसी को क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है, मतलब ऐसे कैविटी में एक जगह इकट्ठा हो जाता है। और जैसे अस्थमा में है उसमें एलर्जी की रिएक्शन तो ज़्यादा डैमेज होता है, अलग तरह से है। लेकिन अगर ऐसे बॉडी की इम्यूनिटी वीक है तो ये बॉडी ब्लड के थ्रू कहीं भी स्प्रेड हो सकता है। तो इसमें जो प्रेजेंटेशन सब में जो है थोड़ी डिफरेंट रहती है।
तो अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी, आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।